Namaskar, welcome to CCSCCA Rules 1965 classes, and now in this session we are going to discuss about Rule 16, that is related to procedure for imposing minor penalties. So penalties जो है Rule 11 में दिए हुए हैं, Rule 14 में मेजर पेनल्टी के प्रोसीजर दिए हुए हैं और Rule 16 में माइनर पेनल्टी के प्रोविज़न दिए हुए हैं। तो आइए जान लेते हैं रूल 16 में माइनर पेनल्टी इम्पोज करने के प्रोविजंस क्या क्या है। सो रूल 16 में प्रोसीजर फॉर इम्पोजिंग माइनर पेनल्टी, तो ये जो प्रोसीजर है रूल नंबर 16 में किस चीज़ से रिलेटेड है? इम्पोजिंग माइनर पेनल्टी। तो अच्छा तो ये होगा कि सबसे पहले हम एक बार माइनर पेनल्टी क्या क्या होता है उसको जस्ट एक रिवाइज कर लें। सो आइए एक बार देख लेते हैं माइनर पेनल्टी क्या क्या होता है, उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सो माइनर पेनल्टी जो है, माइनर एंड मेजर पेनल्टी दोनों रूल नंबर 11 में दिए हुए हैं। माइनर पेनल्टी स्टार्ट्स विद सेंसर। सेकेंड, सेंसर इज फॉर्मल फॉर्म ऑफ वार्निंग। वार्निंग इज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, censor is disciplinary action. Warning need not to be recorded in the service book. Censor has to be recorded in the service book. So censor is a minor penalty. It's a least penalty which can be imposed upon the government servant for breach of any act or omission. After censor, number 2 is withholding of promotion. Withholding of promotion is only and only applicable or is a tool when the government servant is liable to get promotion, when he is expecting promotion. After a long period, if the government servant is expecting promotion and by the time some inquiry takes place, that time this tool can be used for withholding of promotion. Number 3, recovery from pay. If some losses has been incurred to the government and that losses has to be made good, then recovery from his pay is done. Reduction to a lower stage in time scale for a period not exceeding 3 years without cumulative effect. So reduction to a lower stage का मतलब क्या होता है? Every year we are getting yearly increment. So every year we are getting yearly increment of approximately 3% rise from the present position. So वो जो 3% rise from the present position है उसका पे कमीशन ने एक स्लैब बना करके रखा है, एक स्टेज बना करके रखा है। लेवल 7 में, लेवल 8 में, लेवल 9 में सेल नंबर सो है। फॉर एग्जांपल लेवल 7 में सेल नंबर सो है आफ्टर दिस मच सर्विसेज, ऐसा करके मेंशन किया हुआ है। तो हर इंक्रीमेंट में एक सेल आगे बढ़ जाते हैं। प्रमोशन होगा तो स्केल चेंज होगा, नहीं प्रमोशन चेंज होगा तो सेल नंबर आगे बढ़ते जाते हैं। ये जो पनिशमेंट 4th पॉइंट में दिया हुआ है, रिडक्शन टू ए लोअर स्टेज, इसका मतलब ये होता है कि एक सेल पीछे कर देना। जो भी एक सेल आगे गए थे उस एक सेल को पीछे कर देना फॉर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 years। 3 साल से ज़्यादा उसको होल्ड नहीं कर सकते। अगर 3 साल से ज़्यादा होल्ड कर लिए तो मेजर पेनल्टी में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड दैट टू इट विल बी विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट। अगर क्यूमुलेटिव इफेक्ट के साथ हो गया तो मेजर पेनल्टी हो जाएगा। सो ये जो सेंसर में किसी को डाउट ही नहीं है, विदहोल्डिंग ऑफ प्रमोशन किसी को डाउट ही नहीं है, रिकवरी फ्रॉम पे किसी को कन्फ्यूजन नहीं है। सारा कन्फ्यूजन यहीं पे होता है और यहीं पे MCQ क्रिएट किए जाते हैं, यहीं पे MCQ के मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए इसको ध्यान में रखना है। रिडक्शन टू ए लोअर स्टेज का मतलब एक सेल माइनस इन टाइम स्केल फॉर ए पीरियड ऑफ नॉट एक्सीडिंग 3 years। उस पेनल्टी में जो ऑर्डर इशू होगा उसमें लिखा रहेगा कि ये 1 year के लिए हो रहा है, 2 year के लिए हो रहा है, 3 year के लिए हो रहा है।
if it is for 4 years, it is not minor penalty, it is major penalty. So minor penalty में it should not exceed 3 years plus it should be without cumulative effect. अगर वो 1 ईयर और 2 ईयर के लिए भी हो गया और विद क्यूमुलेटिव इफेक्ट हो गया तो यहाँ पर वो फॉल नहीं करता। इस कंसेप्ट को समझना बहुत आवश्यक है, नहीं तो यहाँ पर कन्फ्यूजन होगा और आंसर गलत होते हैं। विद होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ पे, ये तो कॉमन है सर्विसेज में, कुछ मिला चाहे नहीं मिला उठा करके उसका इंक्रीमेंट रोक दो भाई। तो ये जो है ये आपके माइनर पेनाल्टीज है। अब चलिए देखते हैं इस माइनर पेनाल्टी को इम्पोज करने के प्रोसेस क्या हैं। हाँ, इससे पहले जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, देखिए ऐसा है, अगर आपको लगता है कि हमारे इस क्लासेस से आपको 10% 15% भी इंफॉर्मेशन मिल रहा है, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, नॉलेज मिल रहा है, तो फिर सब्सक्राइब में समस्या क्या है? सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। ये आपका चैनल है और ये आपके साथ साथ इसको भी ग्रो करना ही चाहिए। तो रूल नंबर 16 में क्या है? प्रोसीजर फॉर इम्पोजिंग माइनर पेनाल्टी। इसमें साफ साफ लिखा है कि नो ऑर्डर इम्पोजिंग ऑन ए गवर्नमेंट सर्वेंट इफ एनी पेनाल्टी स्पेसिफाइड 1 to 4 हमने मेंशन कर लिया, दैट इज माइनर पेनाल्टी। टू रूल 11 शैल बी मेड एक्सेप्ट आफ्टर। कहने का मतलब ये है कि कोई भी ऑर्डर माइनर पेनाल्टी में बिना इस प्रोसेस के इम्पोज नहीं हो सकता। You have to follow this process, then only minor penalty can be imposed. So क्या है इसमें? सबसे पहले informing the government servant in writing। सबसे पहले तो गवर्नमेंट सर्वेंट को राइटिंग में इंटीमेट करना है। क्या इंटीमेट करना है? टू टेक एक्शन अगेंस्ट हिम, उनके अगेंस्ट में कुछ एक्शन प्रपोज हो रहा है, ये इंटीमेट करना है। और क्या इंटीमेट करना है? इम्प्यूटेशन ऑफ मिसकंडक्ट, मतलब क्या एलिगेशन क्या है, कौन सा मिसकंडक्ट हुआ है, कौन सा मिसबिहेवियर हुआ है, इसको भी इंटीमेट करना है। और क्या इंटीमेट करना है? उसके बाद से क्या करना है? इंटीमेट करने के बाद से उनको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देनी है कि आपको जो ये लिख करके दिया जा रहा है इसका आप रिप्लाई दीजिए, इसके बारे में आपका क्या व्यू है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, उसका रिप्लाई मांगा जाता है। उसके बाद से क्या है? होल्डिंग एन इंक्वायरी इन द मैनर लेट डाउन इन सब रूल 3 to 24 ऑफ रूल 14। आपको पता है रूल 14 इज रिलेटेड टू प्रोसीडिंग्स फॉर मेजर पेनाल्टीज। तो मेजर पेनाल्टीज के जो प्रोसीडिंग है, रूल जो प्रोसीजर है सब रूल 3 से लेकर के रूल 24 तक, वो सब फॉलो किए जाएंगे। सिर्फ 1 और 2 फॉलो नहीं होंगे, बाकी सब रूल 3 to 24 ये सारे फॉलो किए जाएंगे। और क्या होंगे? टेकिंग द रिप्रेजेंटेशन इफ एनी। इसके बाद भी अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय कुछ रिप्रेजेंटेशन देते हैं उनको भी कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद से कई केसेस में कंसल्टिंग द कमीशन वेयर सच कंसल्टेशन इज नेसेसरी। यहाँ पर कमीशन का मतलब क्या है? 1% कमीशन, 2% कमीशन, 5% कमीशन। यहाँ पर कमीशन का मतलब है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। जी हाँ, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से कई जगह पे कंसल्टेशन करने की ज़रूरत पड़ती है। तो जहाँ पे ज़रूरी हो वहाँ पे यूपीएससी से भी कंसल्ट करनी है। यूपीएससी से कंसल्ट करने की क्या ज़रूरत पड़ती है? मैं आपको पीछे वाले स्लाइड में ले चलता हूँ। ये क्या है? विद होल्डिंग ऑफ प्रमोशन। यहाँ पर विद होल्डिंग ऑफ प्रमोशन है। प्रमोशन का डीपीसी इज क्लियर्ड बाय यूपीएससी। तो यूपीएससी को पता है कि इनका प्रमोशन होने वाला है क्या। अगर उनको प्रमोशन होने वाला है तो इसको ट्रिगर करने का प्लान हो तो यूपीएससी से जनरली कंसल्टेशन किया जाता है।
और भी सिचुएशन होंगे जहाँ पर यूपीएससी से कंसल्ट किया जाता है। उसके बाद से रिकॉर्डिंग अ फाइंडिंग ऑन ईच इम्पुटेशन ऑन मिसकंडक्ट और मिसबिहेवियर। कहने का मतलब कि जितने प्रकार के चार्जेज होंगे, जितने वैरायटी ऑफ चार्जेज होंगे, उन सब की फाइंडिंग को रिकॉर्ड करनी है। ये तो रहा हमारे रूल बुक के अनुसार। उसके बाद से इसमें क्या दे रहा है, इसमें इनका फर्दर कहना ये है कि ये सारे रूल रेगुलेशन एक तरफ, अगर कुछ प्रपोज ये किया जा रहा है, अगर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ये प्रपोज करती है टू विदहोल्ड इंक्रीमेंट ऑफ पे एंड सच विदहोल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट इज लाइकली टू अफेक्ट एडवर्सली द अमाउंट ऑफ पेंशन और withhold increment of pay for a period exceeding 3 years। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है वो कहने के लिए तो माइनर पेनल्टी को प्रोसेस शुरू की है, और देने क्या जा रही है, मेजर पेनल्टी देने जा रही है। अगर मेजर पेनल्टी देने जा रहे हैं तो एवरीथिंग विल बी हेल्ड in the manner laid down in sub rule 3 to 24 strictly before making any order of imposing the government servant any such penalty। ठीक है, जब भी क्यूमुलेटिव इफेक्ट होगा वो मेजर पेनल्टी में चला जाएगा। मेजर पेनल्टी में चला जाएगा तो आपको मेजर पेनल्टी का प्रोसेस फॉलो करना है। सो रूल 16 के सब रूल 22 में इसको समराइज करके दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, द रिकॉर्ड ऑफ द प्रोसीडिंग इन सच केसेस शैल इंक्लूड अ कॉपी ऑफ द इंटीमेशन टू गवर्नमेंट सर्वेंट ऑफ द प्रपोजल टू टेक एक्शन अगेंस्ट हिम। ठीक है, उनको गवर्नमेंट सर्वेंट को इंटीमेट किया जाएगा। अ कॉपी ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ इम्पुटेशन ऑफ मिसकंडक्ट मिसबिहेवियर डिलीवर्ड टू हिम। कहने का मतलब ये हुआ कि रूल 14 में जो हम चार्जशीट देते हैं, चार्जशीट में भी बेसिकली यही सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं, उसमें 5 अलग से एनेक्चर लग जाते हैं। इसमें एनेक्चर की बात नहीं हो रही है, लेकिन जो जो उनके अगेंस्ट में इम्प्यूटेशन लग रहे हैं, मिसकंडक्ट हो चाहे मिसबिहेवियर का जो भी एलिगेशन लग रहे हैं, उनकी भी एक कॉपी उन्हें डिलीवर करनी है। किस लिए, फॉर हिज रिप्रेजेंटेशन, वो काउंटर कर सके कि आपका वर्शन सही है कि गलत है, वो अपना व्यू दे सके। सो फॉर हिज रिप्रेजेंटेशन the evidence produced during the inquiry, the advice of the commission भी लेना है जरूरी हो तो, representation if any government servant on the advice of the commission ये भी चाहिए, the findings of each imputation of misconduct, finding भी सारे misconduct और misbehavior का नोट करना है, the order on the case together with the reasons therefore, इसके बाद से order issue करना है, और ऑर्डर जो होगा वो स्पीकिंग ऑर्डर होगा, रीजन्ड डिसीजन होगा। रीजन्ड डिसीजन का मतलब क्या होता है, रीजन्ड डिसीजन में ये आपके अगेंस्ट में एलिगेशन है, इसका रिप्लाई आपने ये दिया, इसके अगेंस्ट में ये यहाँ पर हमारे पास विटनेस मिले, और विटनेस और आपके रिप्लाई इन दोनों को मिला करके हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं। किस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ऐसा वो किया जाए, वो ऑर्डर हो गया। एंड द बेसिस ऑफ रीचिंग टू दैट कंक्लूजन इज नोन एज रीजन्स। सो रीजन भी मेंशन करने होते हैं। सो समरी में थोड़ा समझ लेते हैं। रूल 16, प्रोसीजर फॉर माइनर पेनल्टी इज गिवन इन रूल 16। Memorandum to the official indicating that action is proposed to be taken is given to the official. Statement of the imputation of the misconduct is given to the official. Provide opportunity to make representation. उनको मौका दीजिए, 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन का टाइम दीजिए उनको अपना रिप्रेजेंटेशन प्रोड्यूस करने के लिए। इंक्वायरी टू बी हेल्ड एट द डिस्क्रिशन ऑफ द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। अगर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को लगता है कि इंक्वायरी करना चाहिए तब डिसिप्लिनरी अथॉरिटी मे ऑर्डर इंक्वायरी। इंक्वायरी ऑब्लिगेटरी इफ इट इज़ प्रपोज टू विदहोल्ड इंक्रीमेंट। अब यहाँ पर अगर छोटे मोटे पनिशमेंट देने हैं तो उसके दूसरे रूल होंगे, लेकिन अगर यहाँ पर बड़े पनिशमेंट देने हैं तो यहाँ पर क्या होता है, इंक्वायरी इज ऑब्लिगेटरी फॉर
proposing to withhold increment for more than 3 years with cumulative effect, recording of finding on each of the imputation of the misconduct, issue and communication of punishment orders. So ये एक पेज में रूल 16 का माइनर पेनल्टी के प्रोसीजर का समरी है। अगर इसको समझ लिए तो सब कुछ कल्याण हो गया। अब उसके बाद से क्या है, कम्युनिकेशन ऑफ द ऑर्डर है, ये 17 में मेंशन है। सो कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर में क्या है, ऑर्डर फॉर मेड बाय द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी शैल बी कम्युनिकेटेड टू द गवर्नमेंट सर्वेंट हु शैल आल्सो बी सप्लाइड विद ए कॉपी ऑफ द। कहने का मतलब कि जो कुछ भी आप ऑर्डर पास कर रहे हैं उसको कम्युनिकेट तो करना ही पड़ेगा। सो जो कुछ भी ऑर्डर पास कर रहे हैं उसको उस गवर्नमेंट सर्वेंट को कम्युनिकेट करना है, नंबर 1। नंबर 2, अगर जो भी आपका इंक्वायरी हुआ है उस इंक्वायरी से स्टेटमेंट ऑफ द फाइंडिंग्स ऑफ द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी टुगेदर विद ब्रीफ रीजंस फॉर इट्स डिसएग्रीमेंट। कई बार ऐसा हो सकता है कि जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है वो इंक्वायरी का जो रिपोर्ट है उससे वो संतुष्ट नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, उनसे वो डिसएग्री करते हैं। तो उनका क्या है, रीजंस फॉर इट्स डिसएग्रीमेंट शुड आल्सो बी इंटीमेटेड टू द गवर्नमेंट सर्वेंट। इसको थोड़ा ऐसे समझ लेते हैं, ऑर्डर ऑफ द disciplinary authority shall be conveyed in writing along with copy of the finding on each article of the charge। सो जो भी ऑर्डर हम पास करेंगे उस ऑर्डर में जितने भी पहले के एलिगेशन लगे हैं, चार्जेज लगे हैं, उनकी ABCD जितनी भी चार्जेज लगी हैं उन सब के अगेंस्ट में जो फाइंडिंग निकली है उस फाइंडिंग को हम इंटीमेट करेंगे। और क्या करेंगे, वेयर देयर इज ए डिसएग्रीमेंट और द रीजन फॉर डिसएग्रीमेंट। और अगर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इंक्वायरी रिपोर्ट से डिसएग्री करता है तो टू द एक्सटेंट ऑफ दैट डिसएग्रीमेंट उसके रीजन के साथ भी उनको सप्लाई किए जाएंगे, तभी तो पेनाल्टी जो है इफेक्टिव होगा। इसलिए ऑर्डर ज़रूर इशू करना है। ऑर्डर इशू करने के बाद से पेनाल्टी, ये जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी प्रोसेस है उसको कंप्लीट माना जाता है, क्लोज माना जाता है। आज का नीति श्लोक, प्रथमेन अर्जिता विद्या, द्वितीयेन अर्जितं धनम, तृतीयेन अर्जितं पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्यति। अर्थात जिसने प्रथम अवस्था में विद्या नहीं पढ़ी, द्वितीय अवस्था में धन नहीं कमाया और तृतीय अवस्था में धर्म नहीं किया, वह चौथी अवस्था में क्या करेगा। कहने का मतलब ये है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। सब कुछ का एक उत्तम मुहूर्त होता है, एक अच्छा समय होता है और वो उसी समय के अनुसार करना तर्क संगत भी लगता है, धर्म संगत भी लगता है। विद्या अर्जन करना एक कठिन तपस्या है और विद्या अर्जन में किसी प्रकार का डेविएशन न हो, इसलिए विद्या अर्जन का जो उपयुक्त समय है वो बालपन को, लड़कपन को ही माना गया है। बचपन में ही विद्या अर्जन बड़ी ईमानदारी से हो जाती है। जो धनोपार्जन का कार्य है बचपन में, बच्चों को धनोपार्जन से कोई काम दाम नहीं है, लेकिन जब बड़े हो जाएंगे, घर गृहस्थी चलानी पड़ेगी, जिम्मेदारियां संभालनी पड़ेंगी, तो उसमें धन कमाने की ज़रूरत पड़ती है। और तीसरी अवस्था में जाने के बाद से हम क्या करते हैं, जो कुछ भी हमने धनोपार्जन किया है उस धनोपार्जन से परिवार के लिए, समाज के लिए, राज्य के लिए, देश के लिए कुछ धर्म संगत कार्य करते हैं और उसी से हमारा माना जाता है कि हमारा मोक्ष होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पढ़ाई वाला काम तृतीय अवस्था में कर दीजिए, तृतीय अवस्था वाला काम द्वितीय अवस्था में कर दीजिए, द्वितीय अवस्था वाला काम प्रथम अवस्था में कर दीजिए। ऐसा होता नहीं है, ये डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है। इसलिए उपयुक्त यही होगा कि बचपन में विद्या अध्ययन बड़ी लगन के साथ किया जाए, युवावस्था में धनोपार्जन में, लीगल धनोपार्जन की बात हो रही है, नैतिक रूप से धनोपार्जन में किसी प्रकार की कोई कमी न की जाए।
और तृतीय अवस्था में आने के बाद से धर्म के धर्मार्थ कार्यों के लिए जो भी धन कमाए हैं उसको सोशल सर्विसेज में, फैमिली सर्विसेज में उसको उपयोग किया जाए। चतुर्थ अवस्था बड़ी आराम से गुजर जाएगी। और अगर ये तीनों अवस्थाओं में कहीं डेविएशन हुआ है तो यकीन कीजिए चतुर्थ अवस्था जो है दुखदाई हो सकती है। इसलिए जिसने प्रथम अवस्था में दैट इज बचपन में विद्या नहीं पढ़ी, द्वितीय अवस्था में धर्म नहीं कमाया, धन नहीं कमाया, और तृतीय अवस्था में धर्म नहीं किया, उसकी चौथी अवस्था के बारे में क्वेश्चन मार्क तो बनते ही हैं। इसलिए समय के अनुसार सारे कार्य करते रहने चाहिए। डिस्क्लेमर ये है, इन केस ऑफ एनी वेरिएंस इन दिस मटेरियल द गवर्नमेंट